تیرے संग दर की तलाश थी। किस्त नंबर 7। मैं पाकिस्तान के गांव से निकलकर शहर में आया था। आला डिग्रियां हासिल करके शहर को फतह किया, फिर अमेरिका आ गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप किया। यूं माश और मईशत की मंजिलें तय करता रहा। एक आला मुकाम पर पहुंच गया। मेहनत और लगन मेरे साथी थे। इसके अलावा रबीका भी। रबीका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरे साथ थी। वो हमेशा साथ रहना चाहती थी। इसने हर हालत में साथ निभाने का इंदिया दिया था। शुरुआत इसकी तरफ से हुई। वो एक आला ख़ानदान की बड़ी ही मुतवाज़न तबीयत की औरत थी। फिर मैं भी माइल हो गया। मेरी माँ ने बचपन में मेरी बात अपनी एक यतीम भतीजी से पक्की कर रखी थी। वहाँ शादी न करके मैंने बस एक ही बार अपनी माँ की हुक्म अदूली की थी, वरना मैं अपनी माँ को ही अपना किबला व काबा समझता था। शादी के बाद हमने दुनिया भर की सैर की। जहाँ भी जाते लोग हमें हैरत और मसरत से देखा करते। हर कोई यही कहता, इतना मौजू और शानदार जोड़ा करोड़ों में एक होता है। हम बाज़ार में जाते तो लोग हमें मुड़ मुड़ कर देखते, बास तो आकर खिराज भी पेश करते। रबीका, जिसे मैं प्यार से रूप कहा करता था, इस बात पर बहुत इतराती थी। कहती थी कुदरत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। शादी के 5 साल बाद हमारी बेटी पैदा हुई। बदकिस्मती से वो पैदाइशी माजूर थी, ज़हनी तौर पर मफलूज। मैंने इसका नाम हलीमा सादिया रखा था। ऊपर वाला बेडरूम तमाम तर रिहायशी सहूलियात के साथ इसके लिए बनाया था। जूं जूं बड़ी होती गई, ज़हनी माजूरी बढ़ती गई। हमने इसके इलाज पर पानी की तरह रुपया बहा दिया, कोई कसर ना उठा रखी। वो ना बोलती थी, ना सुनती थी, ना चलती थी, बस लोथड़े की सूरत में पड़ी होती थी। इसके लिए हमा वक्त एक नर्स का बंदोबस्त कर रखा था। क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी काम करते थे और बच्ची का दुख एक दूसरे पर जाहिर न करते थे। इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह हुई कि जब हमने दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कराए तो डॉक्टरों ने हमें मुतनब्बे कर दिया था कि हम कभी नॉर्मल और सेहतमंद बच्चा पैदा करने के काबिल ना हो सकेंगे। इसलिए हमें कोशिश और ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि हम सब्र करके बैठ गए। मशरिक़ और मगरिब में जहाँ हमें शुनीद मिलती, इलाज के लिए पहुँच जाते, मगर कुदरत का फ़ैसला हमें सुना दिया जाता। 10 साल बाद हमें सब्र आ गया। हमें दुनिया आइडियल जोड़ा कहती थी और कहते थे कुदरत ने ख़ास तौर पर प्लानिंग करके आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। तो क्या इस खुशनसीबी की कोई कीमत ना थी? हुस्न, दौलत, मोहब्बत, अच्छी शोहरत, सेहतमंद ज़िंदगी के सारे वसाइल, सब कुछ था। एक नॉर्मल बच्चे की कमी थी। कुदरत के फ़ैसले तो कबूल करने पड़ते हैं, मगर रोब को चैन नहीं आता था। कभी कभी मुझे कहती, आती तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारे मज़हब में तो इजाज़त है कि मर्द ऐसी सूरत में दूसरी शादी कर सकते हैं, और दूसरी शादी से भी ऐसे ही बचे हुए किसी बात की गारंटी है क्या? कभी कभी मैं भी बड़ी मोहब्बत से कहता, रोब तुम मुझे छोड़ दो और किसी दूसरे मर्द से शादी कर लो। शायद तुम्हें नॉर्मल बच्चा नसीब हो जाए, तुम्हारी ममता को तकमील हो जाए, तुम्हारा अधूरापन दूर हो जाए। तो वो चमक कर कहती, बच्चे की खातिर तुम्हें छोड़ दूँ? तुम्हें तो मैं सिर्फ मर कर ही छोड़ूंगी। बच्चे के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकती। अगर तुम दूसरी शादी कर लो तो सोतन को गवारा कर लूँगी, मगर तुमसे अलहदगी जीते जी मुमकिन नहीं। एक जहर की पुड़िया मुझे ला दो, फिर निजात हासिल कर लो। हम एक दूसरे की नज़र में सुर्खरू होने के लिए एक दूसरे को तसल्लियाँ देते रहते थे। कभी ऐसा भी होता कि मुझे एहसास दिलाती कि तुमने अपनी माँ का कहा ना मानकर ये सज़ा पाई है। फिर कहती, आती अब भी जाओ, उस लड़की से शादी कर लो जो तुम्हारे लिए अब भी माँ के पास बैठी है। मेरी माँ की भतीजी खैरुन्निसा माँ के पास ही रहती थी। मेरे इनकार के बाद वो किसी और से शादी पर रजामंद नहीं हुई थी। मेरा एक छोटा भाई था जो अक्सर बीमार रहता था। माँ ने मरने से पहले खैरुन्निसा की शादी गफ़ार से कर दी थी। जब माँ दुनिया में ना रही और खैरुन्निसा की भी शादी हो गई तो फिर रोब ने ये बात भी कहना बंद कर दी। इन्हीं दिनों एक अजीब वाक़या हुआ। लंदन में तीसरी दुनिया के मसाइल से मुतालिक एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार हुआ। मैं और रबीका दोनों शामिल हुए। वहाँ मैंने एक खूबसूरत औरत को बड़े वक़ार और खुद एतमादी के साथ एक पुरमग़ज़ मकाला पढ़ते हुए सुना। इसके दलाइल सुनकर दंग रह गया। जब वो औरत सामईन पर एक सहर सतारी करके स्टेज से उतर गई तो मैंने बेख्तियार रबीका से कहा,
روب، مجھے اس عورت سے فرسٹ سائٹ لو ہو گئی ہے، پہلی نظر میں وہ میرا دل لوٹ کر لے گئی ہے۔ وہ بولی، چلو تمہیں اس سے ملاتے ہیں۔ میں نے کہا، وہاں پر ایسی ویسی بات نہ کرنا، پاکستانی عورتیں اور طرح کی ہوتی ہیں۔ وہی مجھے کھینچ کر تمہارے پاس لے گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ دوستانہ ماحول ہو جائے گا۔ جب تم نے ہم دونوں کو خاص اہمیت نہیں دی تو ہم نے دوبارہ تمہیں ملنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں پر بدھ بنی بیٹھی ہوئی تسبیحہ پہلی بار مسکرائی۔ یہ قصہ ختم نہیں ہو گیا تسبیح، اس کے بعد بھی ہمارے گھر میں تمہارا تذکرہ رہا۔ جب کبھی ہمارے درمیان کوئی بدمزگی ہوتی اور میں اس سے روٹھ جاتا تو آ کر کہتی، آتی، تمہیں اس عورت کی قسم جس سے تمہیں پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی اب مان جاؤ، تو میں اس کی اس وجگانہ ادا پر ہنس پڑتا۔ روب، تم کتنی احمق ہو، ایک بیکار سا خیال ذہن میں اٹھائے پھرتی ہو۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی، کہاں گئی، مجھے تو اس کے بعد اس کا کبھی خیال تک نہیں آیا۔ آتی، میں جانتی ہوں، کئی پاکستانی مردوں سے مل چکی ہوں، وہ چاہے کسی بھی ملک میں شادی کر لیں، ان کا آئیڈیل ان کے وطن کی عورت ہی ہوتی ہے۔ میرے لیے تم ہی آئیڈیل ہو روب، ایسی باتیں نہ کرو۔ کبھی کبھی جب وہ میری کسی بات سے بہت خوش ہو جاتی تو فوراً کہتی، اللہ کرے تمہیں وہ عورت مل جائے جس سے تمہیں پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ شاید اس کے دل میں یہ خلش تھی کہ میں نے اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے اس سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ شاید ان دنوں میں بڑا خود پسند تھا۔ اس نے اپنے طرز عمل سے آہستہ آہستہ مجھے جیتا تھا۔ اگرچہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد کبھی شوہرانہ بددیانتی نہیں کی تھی، پھر بھی ہمارے گھر میں تمہارا برسوں ذکر رہا، جبکہ تمہارے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوگا۔ اس ذکر میں نہ رشک تھا نہ حسد۔ ہم اپنی زندگی کی بہت بڑی محرومی کو ایسی گلابی گلابی باتوں سے بہلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میں تو خیر مرد ہوں، سہ گیا تھا، مگر وہ عورت ذات تھی۔ یہ دکھ اس کے کلیجے میں بیٹھ گیا تھا، اندر ہی اندر اس کے حسن کو گہنا گیا تھا، دیمک کی طرح اسے چاٹنے لگا تھا۔ ان دنوں ہم دونوں نے بیٹھ کر طے کیا کہ دنیوی خواہشوں سے بالا تر انسانیت کے لیے کوئی بڑا کام کیا جائے۔ تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہارورڈ یونیورسٹی کی طرز کی ایک بین الاقوامی درسگاہ بنائیں، جس کا مقصد مسلم امہ کے نو عمر نسلوں کو مغرب کی بے راہ روی سے بچانا اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے تیار کرنا ہو۔ جب ہم اپنی یونیورسٹی کے لیے کام کر رہے تھے، انہی دنوں 9/11 کا حادثہ ہو گیا۔ بعد میں جو حالات پیدا ہوئے، انہوں نے ہمیں اپنا کام تیز تر بنیادوں پر کرنے میں مدد دی۔ ربیکا کو اپنے والد کی طرف سے کئی ایکڑ زمین بوسٹن کے نواح میں مل گئی تھی۔ وہ زمین اس نے یونیورسٹی کے لیے ڈونیٹ کر دی، جس پر ہم نے اسلامی طرز تعمیر کی ایک عمارت تعمیر کرنی شروع کر دی اور خود اسلامی ملکوں میں جا کر وہاں سے اساتذہ اور دانشور اکٹھے کرنے کے منصب پہ روانہ ہو گئے۔ ملکوں حالات کا جائزہ لیتے، انٹرویو کرتے۔ ہم خیال لوگ اکٹھے کرنے میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ حلیمہ سعدی کی طرف دھیان نہ دے سکے۔ چونکہ ایک نرس اور ایک ڈاکٹر اس کے لیے مقرر تھے اور وہی اس کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، اس لیے ہم ذرا سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ جب ہم ٹور ختم کر کے واپس آ رہے تھے تو ہمیں اطلاع ملی کہ حلیمہ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اسپتال منتقل کرنا پڑ گیا ہے۔ ہم دوڑے دوڑے اسپتال گئے۔ وہ بچوں کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد ہماری 11 سالہ معذور اور بے زبان بچی ہمیں داغ مفارقت دے گئی۔ ربیکا بہت روئی، کہتی تھی حلیمہ کے ہونے سے وہ صاحب اولاد تھی، اب اس کی کبھی اولاد نہ ہوگی۔ میں اسے تسلیاں دیا کرتا تھا کہ یہ حلیمہ کے حق میں بہت اچھا ہوا، وہ جوان ہو جاتی تو ہمارے بعد اس کا کون سہارا ہوتا، مگر اس کے دل کو چین نہیں آتا تھا۔ سارا دن حلیمہ کے کمرے میں لیٹی اس کی تکیوں کو سینے سے لگا کر روتی رہتی، اس کے کھلونے چومتی رہتی جو کبھی اس بچی نے اٹھا کر بھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ ہم جو تعلیمی درسگاہ بنا رہے ہیں، اس میں ہر سال ہزاروں لڑکے اور ہزاروں لڑکیاں کامیاب ہو کر نکلا کریں گے، وہ سب ہماری اولادیں ہی ہوں گی۔ اور پھر اسے صبر آ گیا، مگر اندر ہی اندر وہ چپکے چپکے گھلنے لگی، جیسے بتاشا گرم پانی میں گھل جاتا ہے یا برف کی سل تندور میں رکھیں تو پانی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دن آ گیا بن چاپ کے، جس کا میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ انسان جو ہر دم ساتھ دینے کی قسمیں کھا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں،
इस डगर पर हमेशा इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? एक को हमेशा हाथ छुड़ाकर पहले जाना पड़ता है और दूसरा बाकी सारी जिंदगी तन्हाई का जहर पीता है। इसकी अचानक मौत ने मुझे हिला कर रख दिया। मरते वक्त इसने मुझे बताया कि इसे कैंसर था, जिसे इसने सालों साल छुपाए रखा। वो मुझे नई जिंदगी के लिए आज़ाद छोड़कर जाना चाहती थी। क्या तुम्हारे बाद में नई जिंदगी शुरू करने के काबिल हो सकूंगा? मैंने इसका हाथ थाम कर कहा। तकदीर ने तो हम दोनों के साथ मजाक किया है। वो हंसने लगी, कहने लगी, आती, तुम पाकिस्तान जाकर इस औरत को ढूंढना जिसने पहली नज़र में तुम्हारा दिल लूट लिया था, फिर इससे शादी कर लेना। क्योंकि मैं भी हंसी हंसी में इससे ये बात कई बार कह चुका था कि अगर मेरी जवानी में ऐसी औरत मुझे पाकिस्तान में नज़र आ जाती तो मैं इससे ज़रूर शादी कर लेता। अफसोस ऐसी औरत मेरे आने के बाद नमूदार हुई। मरते वक्त इसको मेरी ये बात याद आ गई। वो कितनी हसास थी। इसने हर बात दिल में छुपा कर रख ली थी। मैं रोने लगा। मैंने कहा, पागल औरत, ये बात तो मैंने 30 साल पहले कही थी, जबकि मैं 35 बरस का था। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो औरत अभी तक जवान होगी और कंवारी भी बैठी होगी? अच्छा, इसने आंखें बंद करके कहा। मैं जाते ही जेसी से सिफारिश करूंगी और इल्तिजा भी कि वो जैसी भी हो तुम्हें मिल जाए, और तुम भी मुझसे वादा करो, अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम उससे ज़रूर शादी कर लोगे। रोब, बच्चों वाली ज़िद ना करो। अगर वो शादीशुदा बाल बच्चों दार हुई तो मैं उसे क्या करूँगा? तुम इसके शोहर को मेरी वसीयत का बताना और कहना कि वो इसे छोड़ दे, फिर तुम शादी कर लेना। मैं रोते रोते हंस पड़ा। कैसी अनहोनी बातें कर रही हो? भला ऐसी शादी से फ़ायदा भी क्या होगा? वो बोली, मैं नहीं जानती, बस इसे मेरी वसीयत समझो। वो ज़रूर मिलेगी तुम्हें और तुम इससे ज़रूर शादी करोगे। वादा करो, वरना मेरा दम नहीं निकलेगा। मैंने इसकी तसल्ली के लिए झूठ मूठ वादा कर लिया तो वो सचमुच चली गई। यकायक अत्तार साहब हिच्चियों के साथ रोने लगे। तस्बीहा जो इनके सामने बैठी थी, इसने दोनों हाथ फैला दिए। अत्तार साहब ने तस्बीहा के दोनों हाथ पकड़कर इन पर अपनी आंखें रख दी और रोते रहे, उसके हाथों को भिगोते रहे। हिचकियां तेजतर होती रहीं। तस्बीहा को मालूम था, जब यादों के झक्कड़ चलते हैं तब दर्द की आंधियां उठती हैं। फिर इन आंधियों के जलों में बादल बरसते हैं, खूब घनघरज के साथ। बरसात का अपना जोर जब तक ख़त्म ना हो, भला इसे कैसे रोका जाए? उनकी हालत देखकर इसका अपना दिल आंसू बनकर बह जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब आंसुओं का जोर टूटा तो इसने प्यार से उनका चेहरा ऊपर उठाया और अपने दुपट्टे से इनके आंसू साफ किए। वो अपनी गलूगीर आवाज़ में बोले, तस्बीह, ये सब माफूकुल फितरत बातें हैं, नाकाबिले यकीन मगर हैरान कर देने वाली। मगर एक वक्त आता है जब इन पर यकीन करना पड़ता है। मैं आज तुम्हारे सामने हल्फिया बयान देता हूँ कि मैंने अपनी गुज़िश्ता तन्हा ज़िंदगी के कई सालों में तुम्हें इस घर के अंदर चलते फिरते देखा है, इस हुलिये में, इसी सूरत में जैसे तुम आज मेरे सामने बैठी हो। तुम्हें होले होले सीढ़ियाँ उतर कर सामने चुपचाप खड़े हुए देखा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम वहाँ खड़ी हो गई थी। खाना चुनते हुए, मेज़ लगाते हुए, बातें करते हुए, हवा की तरह इधर से उधर जाते हुए, बंद आँखों से भी और खुली आँखों से भी देखा है। जब मैंने पाकिस्तान में असामियों के लिए इश्तिहार दिया था, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम इन लोगों में आ जाओगी, और फिर जब तुम इन लोगों में आकर बैठ गई तो मुझे अपनी आँखों पर और अपने वहमों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारी तकरीर सुनकर तुम्हें पहचान लिया था। जब तुमने तवील इंटरव्यू दिया तो मेरे दिल ने तुम्हें मान लिया था। 2 साल तक मैं तुम्हें देखता रहा हूँ, तुम्हें सुनता रहा हूँ। हौसला नहीं हो रहा था कि तुम्हें यहाँ तक ले आऊँ, और अब मैं तुम्हें दानिस्ता अपने घर लाया था। यूनिवर्सिटी वालों से मैंने कह दिया था कि वो एयरपोर्ट ना जाए। मैं तुम्हें इस घर के अंदर सचमुच चलता फिरता देखना चाहता था कि तुम वही हो। अपने गुमान को यकीन में बदलना चाहता था। अभी जब तुमने बताया कि तुम बचपन में ये घर देखती रही हो, एक मेरे जैसा शख्स आतिशदान के करीब बैठा हुआ भी, वो शख्स तुम्हें भी अपने घर में देख रहा था। मुझे यूनिवर्स पर बहुत प्यार आया। तमन्ना में सदाकत हो तो सारा यूनिवर्स ताउन करने लगता है, हालात और वाक़यात फराहम करने लगता है। कोई नाता मेरे और तुम्हारे दरमियान कुदरत ने रखा था, गुंजाइश भी रखी थी। बिल आखिर तुम इस घर में
इस वक्त पहुंच गई जब इस घर में रहने के लिए तुम्हारे रास्ते साफ हैं और मैंने इस जादुई रात में तुम्हें अपने घर में देख लिया। ये दुनिया है, इसकी पिटारी वाक़यात से भरी हुई है। इसी दुनिया में अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं जो हमें हमारी मालूम और अनदेखी मंजिल का पता देते हैं। मेरा मज़हब दूसरे जन्म पर यकीन रखने को मना करता है, मगर ज़मान व मकान के इसरार से पर्दा भी नहीं उठाता। कोई शय है जो वक्त के आगे पीछे हो जाती है, कोई भूल वक्त से भी हो जाती है। कुछ चीज़ें लैल व नहार की गर्दिश में फंस भी जाती हैं। बंदा जल्दबाज है और इसके पास निगाह भी नहीं होती। रात आहिस्ता आहिस्ता ढलती जा रही थी। बर्फ़ की नुकरई कलियां रात की झोली में गिरती जा रही थीं। बर्फ़ की छोटी छोटी फुहारें बाहर वाले शीशे के दरवाजे को भी लिपटती जा रही थीं। कमरा नीम रोशन था। सिर्फ हीटर की आग माहौल को दहका रही थी, जैसे ये कोई अलवही नगमा हो। जादू की अलिफ लैलवी परी ने अभी अभी माहौल पर कोई अमल छिड़क कर इसे मुंजमद कर दिया हो। डोर डोर काफिले की घंटियों की सी आवाज़ वॉल क्लॉक से निकलकर सारी फ़ज़ा को रोमानवी मौसीकी अता कर रही थी। दुनिया एक तरफ रह गई थी और दुनिया के दो बंदे अपनी ही दुनिया में पहुंच गए थे। तस्बीहा बेचैनी के मारे खड़ी हो गई, फिर शीशे के दरवाजे के साथ अपने सुलगते हुए गर्म रुखसारों को लगाकर गोया बर्फ़ की सरगोशी सुनने की कोशिश करने लगी। इसकी इस हरकत ने दरवाजे के शीशे पर इसकी सांसों से एक शबीह बना दी। वो सारे लाउंज का चक्कर लगा के फिर आकर अपनी जगह पर बैठ गई और सरगोशी के अंदाज में बोली, अत्तार आओ तुम यहाँ मेरे साथ मेरे सोफे पर बैठ जाओ। मैं भी तुम्हें इस पागल दिल की ढकी छुपी बात बता दूँ, अपनी कहानी सुना दूँ। सुनो, अगर मैं कहीं रो पड़ूँ तो मुझे चुप मत कराना, रवानी रुक जाएगी। अत्तार साहब उठकर इसके पास जा बैठे।